हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। तो भैया आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल या जो तुम बोलते हो एनिमल टिश्यू, आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे। और इसमें हर वो टॉपिक, हर वो एनसीईआरटी की लाइनें जो आप लोग तो सताती रहती है, वो चीज़ हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल या एनिमल टिश्यू। ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, अच्छा, जब जब कभी इतना तुमने सुना होगा कि भैया जो बॉडी, जो हम लोग की बॉडी है वो एक सिंगल सेल से चलती है जिसका नाम होता है जाइगोट। तो मतलब जो हम लोग की बॉडी का बना है, अगर जो हम लोग बॉडी बनी हुई है वो किस सेल से बनी है, एक सिंगल सेल से बनी है जिसका नाम होता है जाइगोट। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी बोलती है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। हम लोग कैसे ऑर्गेन है, मल्टीसेलुलर। जो हम लोग से प्रिमिटिव मतलब जो जल्दी हम लोग से भी पहले ऑर्गेन रहते थे वो कैसे थे, यूनिसेलुलर मतलब उसमें सेल एक थी। अभी मालूम पड़ेगा क्या होता है यूनिसेलुलर, क्या होता है मल्टीसेलुलर, ये सारी बात अभी मालूम पड़ेगा। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर अब होता क्या था, पहली बात सुनो, पहले बात सुनो जनरल। देखो, जब एक सेल होता है, जब मान लो ये एक सेल है, अब ये मान लो एक सेल है, अब ये मान लो एक सेल है। अभी थोड़ी हम लोग बेसिक पे चले हैं, अभी थोड़ा आ रहे हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो थोड़ी माहौल बनाना पड़ता है ना। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। अब एक सेल है यूनिसेलुलर, इन यूनिसेलुलर की बात कर रहा हूँ, इन यूनिसेलुलर। देखो, इन यूनिसेलुलर में यहाँ पे एक सेल है, इस एक सेल तो उस पूरे बॉडी के अंदर सारी चीज संभालने पड़ते हैं। जैसे यार ये बताओ, हम मल्टी सेलुलर है, हाँ, तो मल्टी सेलुलर हैं और हमारे अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं, क्या क्या मतलब रेस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम चलते हैं। अब बहुत सारे सिस्टम चलते हैं तो बहुत सारे अलग अलग सेल इसे कंट्रोल करते हैं। जाहिर सी बात है रिस्पायरेटरी सिस्टम से अलग सेल होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग सेल होंगे। जैसे कि भैया सुनो, जैसे कि तुम कहीं पे भी जाओ, कहीं अपने सिटी में जाओ, तो जो नगर पालिका होते हैं उनका अलग कम्युनिटी रहता है, अध्यक्ष लोग का अपना अलग कम्युनिटी होता है, प्रधानमंत्री का अपना अलग कम्युनिटी होता है। तो वैसे हम लोग के बॉडी में भी जो सेल होते हैं हर जगह डिवाइड होते हैं। ये इनका काम है रेस्पायरेटरी ऑर्गन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम से, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ये सर्कुलेटरी सिस्टम से, ये स्टेटरी सिस्टम से, बहुत सारी चीज़ें, हमारे बहुत सारे सेल बटे हुए हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल बटे हुए हैं बाय दी वर्क, मतलब काम के हिसाब से जितने हमारे बॉडी में सेल्स हैं वो बटे हुए हैं। ठीक है, अब यूनिसेलुलर की बात की जाए उसमें एक सेल होता है। अब देखो, एक सेल होता है, एक सेल होने के नाते उस एक सेल को ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई जब यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं इसमें तो एक सेल है, हाँ सर इसमें एक सेल है। जब एक सेल है तो इसी एक सेल को ही इसमें रेस्पायरेटरी सिस्टम भी संभालना पड़ता है, रेस्पायरेटरी सिस्टम भी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी, रेस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी, मान लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टेटरी सिस्टम। और जब यूनिसेलुलर में क्या दिक्कत आती है, देखो, जब कोई भी हमारी बॉडी के अंदर सेल बटी हुई हैं, सेल डिवाइडर हैं, जैसे कि अब हमारे हाथ से सेल हैं, ये हमारे हाथ में मान लो चोट लग जाती है तो ये हाथ से सेल उस
चोट जहाँ पे लगी हुई है वो रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये इनका सेल है। अब बाय द वे वही हमारे बॉडी में एज सेल होता, मान लो हाथ पे चोट लगा है तो वही एज सेल आता दौड़ा दौड़ा भाग के यहाँ पे ठीक करता, एज सेल तो रिपेयर करता। मान लो पैर में चोट लगा है तो वही सेल भागे भागे जाता, पैर से सेल तो रिपेयर करता। तो मतलब बात ये समझो, जब एज सेल होता है तो वर्क लोड बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि देखो, सुनो सुनो सुनो, जब एक चीज़ रहता है तो वर्क लोड ज़्यादा रहता है। तभी तभी देखे हो अपने घर में पापा के पास, मतलब जैसे कि पापा वापा के पास, उनके पास वर्क लोड ज़्यादा रहता है। भाई बच्चे तो भी संभालना रहता है, अपना भी संभालना रहता है, घर तो भी संभालना रहता है, माँ बाप को भी संभालना रहता है, उनके दादी बाबा जैसे बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। उसी हिसाब से हमारे बॉडी में एक सेल के ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो भैया इसके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है। अब मल्टी सेलुलर की बात क्या होता है, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं, इसमें डिवाइड होते हैं। ले भाई तेरा रिप्रोडक्टिव का काम होता है, ले भाई तेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम संभालेगा, तू भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम संभालेगा, तो इसमें सेल डिवाइड है, और सेल डिवाइड है तो इसमें वर्कलोड कम हो जाता है। भाई तेरा काम है तू संभाल लेगा, हाँ ठीक है, इसमें वर्कलोड कम हो जाएगा, हाँ जाहिर सी बात है वर्कलोड कम हो जाएगा। जब इतने लोग मिल के काम कर रहे हैं तो वर्कलोड जाहिर सी बात कम होगा। तो ये होता है यूनिसेलुलर, ये होता है मल्टीसेलुलर। हालांकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया था एनसीईआरटी से, तो मैं बताना चाहा, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं टॉपिक पे। देखो अब तो देर में तुम्हें मज़ा आने वाला है, बस ये है कि थोड़ा तुम लोग पेशेंस बनाते पढ़ना, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे हमारे एनिमल सेल में, एनिमल टिश्यू में सबसे पहले बात किया जाए तो सेल आया था, सेल आया था। तो भैया सेल आया, सबसे पहला बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ किसका, सेल का। किसका हुआ भैया, सेल का, ठीक है। अब देखो सेल ने इंटरेक्ट किया, सेल ने अपना इंटरेक्ट करते, मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये सारे इंटरेक्ट करते, ये सारे इंटरेक्ट करते, मान लो ये सेल है, ये सेल है, इन्होंने इंटरेक्ट किया, और जब ये दोनों सेल मिल गए तो बना लिए टिश्यू। उसी तरह जब सेल ने इंटरेक्ट किया, बहुत एक सेल ने, दूसरे सेल ने, तीसरे सेल ने, जब इन सारों ने मतलब इन सेलों ने इंटरेक्ट किया तो बना लिया टिश्यू। तो भैया टिश्यू का फॉर्मेशन, जब बहुत सारे सेल जब इंटरेक्ट कर लेते हैं तो क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं, टिश्यू। अब देखो टिश्यू ने इंटरेक्ट किया, बहुत सारे टिश्यू आए, टिश्यू ने मिला तो बना लिए ऑर्गन। क्या बना लिए भैया, ऑर्गन बना लिए। अब ऑर्गन जैसे कि हम लोग जो होते हैं एनमेलिया में आते हैं, एनमेलिया में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस पे है, ऑर्गन सिस्टम। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना लिए, ऑर्गन सिस्टम। तो भैया ऑर्गन सिस्टम बना लिए, ऑर्गन सिस्टम बना लिए। अब देखो ऑर्गन सिस्टम हमें किस में पढ़ना है, यहाँ पे एनिमल टिश्यू, मतलब हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो टिश्यू। अब कोई भी एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो उसे ये बात मालूम होगा कि भैया जो टिश्यू होता है वो किस फाइलम में बनता है। सबसे पहले टिश्यू किस फाइलम में पाया गया है, किस फाइलम में पाया गया है, ठीक है, बताइए। तो भैया वो फाइलम क्या होता है, सिलेंटेटा, क्या लेता हूँ, फाइलम, किस फाइलम में होता है, सिलेंटेटा, या तो इसी तो निडेरिया बोलते हैं, इसी फाइलम तो निडेरिया बोलते हैं या तो सिलेंटेटा। मतलब भैया टिश्यू सबसे पहले किस फाइलम में आया, सिलेंटेटा या निडेरिया, सिलेंटेटा या निडेरिया, ये बात तो ठीक है। अब देखो टिश्यू होता क्या है ये बात जानो, टिश्यू होता क्या है ये बात जानो। देखो मैंने क्या बोला, सेल क्या होता है, सबसे पहले सेल आया है
सबसे पहले मैंने बोला लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो सबसे पहले सेलुलर लेवल की बात करते हैं। तो बहुत सारे सेल मिलते, बहुत सारे सेल इंटरेक्ट करते, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो मतलब टिश्यू का डिफिनेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, group of similar cell, group of similar cell which have low या which have intercellular space that is known as the tissue। जैसे कि बात समझो, जैसे कि मान लो ये एक सेल हो गया, 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 ठीक है, ये एक सेल हो गया जो जॉइंट, ठीक है, ये कई सारे सेल हो रहे, हाँ ये सेल हो रहे, ठीक है। अब देखो ये सारे सेल हो रहे, तो कई सारे सेल मिलके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बीच में मतलब ये जो स्पेस होता है इसे बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटर मतलब बीच में, सेलुलर मतलब सेल के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। अब इन स्पेस के अंदर कुछ ना कुछ भरे होंगे। तो इन स्पेस के अंदर कुछ ना कुछ भरे होंगे। वो क्या भरे होते हैं? जैसे कि मान चलो है ही, सही बात है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरे होते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ये जो फिल है इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरे हुए हैं। अब देखो ये जो होता है, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर जो भरा होता है वो होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। और इसी सब्सटेंस के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो भैया टिश्यू का डिफिनेशन क्या हो रहा? ये मैं ऑर्गन सिस्टम हटा रहा हूं, ठीक है, ओएस लिख दे रहा हूं भैया, ऑर्गन सिस्टम। तो ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। तो भैया टिश्यू का मेन डिफिनेशन क्या बना? टिश्यू क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल, एक मिनट रुक जाओ, हाँ भैया, तो हम किस तरह टिश्यू तो डिफाइन करेंगे, ठीक है, टिश्यू तो किस तरह डिफाइन करेंगे? तो भैया टिश्यू तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ये बात चल आते हैं। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। तो लिखो भैया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हुईच एक सिमिलर सेल तो है। टिश्यू क्या होता है? सेल का एक ग्रुप होता है, वो भी कैसा सेल होता है? सिमिलर सेल होता है। और सिमिलर सेल के साथ साथ इसके पास इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। तो भैया विथ इन इंटरसेलुलर स्पेस, विथ इन इंटरसेलुलर स्पेस, इसके पास क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। और इन सेल का परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब भैया हम लोग में जो सेल, पहली बात, हम लोग में जो सेल मिल के बने हैं, जो टिश्यू का निर्माण किए हैं। अब देखो जो सेल होता है वो हमारे बॉडी में विभाजित हुआ है, डिवाइड हुआ है। अब वो सेल का अलग अलग काम डिवाइड हुआ है, किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसी का डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, बहुत सारे सिस्टम है हमारे बॉडी में। तो बहुत सारे सिस्टम है बॉडी में, तो अलग अलग परफॉर्म करेगा अलग अलग सेल। तो भैया हर सेल, हर सेल का ग्रुप जो होता है वो अलग अलग परफॉर्म करेगा फंक्शन। भाई ये सेल रेस्पिरेटरी परफॉर्म करेगा, ये सेल रिप्रोडक्टिव परफॉर्म करेगा। तो हर वो सेल जरूरी नहीं है एक ही फंक्शन परफॉर्म करे, अलग अलग परफॉर्म करे, अब जिस हिसाब से जैसा सेल हो। तो विथ इन इंटरसेलुलर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन।
परफॉर्म a specific function। अब देखो टीसी तो बेसिकली 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। टीसी तो 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। आओ देखते हैं कौन कौन सा चीज होता है। देखो टीसू आर classified into a 4 टाइप। 4 प्रकार में टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू। क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू। चौथा क्या होता है? न्यूरल टिश्यू। न्यूरल तो ही नर्वस टिश्यू बोलते हैं। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन में मदद करता है और कवर करता है। प्रोटेक्शन एंड कवरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे बॉडी को कवर करते रखता है। जो ऊपर वाली लेयर है हमारे बॉडी के, ये एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। फिर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये सपोर्ट और लिंकेज में मदद करता है। सपोर्ट एंड लिंकेज, ठीक है, सपोर्ट और लिंकेज में। अब उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, तो तुम्हें एक पूरा चैप्टर लास्ट में पढ़ना है, लोकोमोशन और मूवमेंट। तो मस्कुलर टिश्यू हमारा किसमें हेल्प करता है? लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। लोकोमोशन और मूवमेंट में। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, जो मस्कुलर टिश्यू होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ये मतलब लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन। और न्यूरल टिश्यू जो होता है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी एक नया चैप्टर है लास्ट में, 11th का लास्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम बहुत सारी बात करेंगे क्या होता है न्यूरल टिश्यू के बारे में, ठीक है। ये बेसिकली जो चैप्टर है लास्ट चैप्टर में जब पढ़ोगे लास्ट चैप्टर, उसमें हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा आपको, ठीक है। ठीक है सर। अब देखो एपिथेलियल टिश्यू तो क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट में, ठीक है। पहले तुम देखो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, ठीक है। हर एक चीज समझते जाओ क्योंकि अब स्पीड बन रहा है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो टिश्यू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली जो होता है वो क्या होता है? आप देखो एपिथेलियल टिश्यू, देखो एक मान लो टिश्यू है, देखो ये बेसिकली एक टिश्यू हम बना रहे हैं, ठीक है। ठीक, बेसिकली ये टिश्यू है, ठीक है। अब ये जो होता है इसके अंदर सेल पाए जाते हैं। ये जो होता है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा होता है? फ्लैट होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट होता है। और कहाँ पे लोकेटेड होता है? सेंटर पे, लोकेटेड एट सेंटर, लोकेटेड एट सेंटर। अब देखो, हाँ अब देखो अब ये जो होता है टिश्यू बेसिकली ये इपी मतलब अपॉन होता है। इपी मतलब अपॉन होता है। थीलियल मतलब रेस्ट होता है। थीलियल मतलब रेस्ट होता है। अब इसका मतलब क्या है सर? ये इपी मतलब अपॉन,
थिलियल मतलब रेस्ट, मतलब किसी न किसी के ऊपर रेस्ट कर रहा है। जैसे तुम लोग सोते हो तो किसके ऊपर सोते हो? बेड के ऊपर। तो ईपी क्या हो गया? बेड, मतलब बेड के ऊपर जब तुम सोते हो तो ईपी बेड अब मान लो, इपिथेलियल क्या मानोगे। तो उसी तरह जो हमारा टिश्यू होता है वो इपिथेलियल इसलिए बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं पे आराम करता है। अब वो कहाँ पे आराम करता है आओ मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो ये होता है हमारा बाहर से मान लो टिश्यू हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो होता है सेलुलर होता है, ठीक है। अब इससे नीचे जो होता है एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। देखो इस टिश्यू से नीचे, इस टिश्यू से नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं भैया बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो ये होता है इसमें कोई भी, अब देखो जैसे कोई भी टिश्यू हो, कोई भी टिश्यू हो, कोई भी सेल हो, उसे न्यूट्रिएंट चाहिए। अब जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन। उसी तरह हमारे अंदर हम किससे बने हुए हैं? सेल से। और सेल तो कौन जिंदा रखेगा? न्यूट्रिएंट। जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट है वो सेल के पास जाएंगे, तभी तो हमारे सेल प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे। हाँ सर, तो अब सेल तो चाहिए न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट कहाँ मिलेगा? क्योंकि भैया ये जो होता है, जो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये इसके पास कोई वैस्कुलर नहीं होता है, ये टोटली एवैस्कुलर होता है। तो भैया ये जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू होता है वो एवैस्कुलर होता है। सर एवैस्कुलर का मतलब क्या होता है ये बताइए। एवैस्कुलर का मतलब इस पे कोई ब्लड वेसल नहीं होते हैं बेटा, इसके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होते हैं। एवैस्कुलर मतलब इट डज नॉट हैव एनी, इट डज नॉट हैव एनी, इट डज नॉट, इट डज नॉट एनी ब्लड वेसल, इसके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होता। अरे सर ब्लड वेसल नहीं होता, आप बोल रहे हैं इस टिश्यू के पास जिंदा कैसे रहता है? मतलब हर एक सेल जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। अब सेल तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट। अब ये एवैस्कुलर है, एवैस्कुलर से मतलब इसका मतलब कोई ब्लड वेसल नहीं होता, और इसके पास जब ब्लड वेसल नहीं है तो ये जिंदा कैसे है? क्योंकि इसके पास ब्लड वेसल के थ्रू ही जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जितने भी ऑक्सीजन होते हैं, जितने भी CO2 होते हैं, वो सारे जाते आते रहते हैं। अब इसके पास भाई ब्लड वेसल है ही नहीं, तो अब ये कैसे जाएंगे? तो इसके लिए भैया, इसके लिए जो ये इसके नीचे ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो जो हमारी सेल पाई जाती हैं उस सेल का नाम होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब सर ये क्या होता है? आगे मालूम पड़ेगा कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। बस तुम ये जानो ये वैस्कुलराइज्ड होता है। ये वैस्कुलराइज्ड मतलब भैया क्या होता है? ये वैस्कुलराइज्ड होता है। अब सर ये वैस्कुलर मतलब इसके पास कोई ब्लड वेसल नहीं होता, और वैस्कुलराइज्ड मतलब इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं, एबंडेंट मात्रा में, जितने मात्रा में उसे ब्लड वेसल में होने चाहिए, जितना चाहिए ब्लड वेसल उससे कई ज्यादा इसके पास ब्लड वेसल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के पास। अब यही कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? यही कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इसके पास मतलब ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। सॉरी सॉरी, ठीक है। अब इसके पास मतलब ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसके पास मतलब कनेक्टिव टिश्यू के पास न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। तो भैया जब ऑक्सीजन किसे चाहिए? टिश्यू तो चाहिए। तो भैया ये क्या करता है? ये करता क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इसे दे देता है, इसे दे देता है, इसे दे देता है, ठीक है, इसे दे देता है। अब ये सारी चीज, ये पोषण ले लेता है टिश्यू हमारा, ये ऑक्सीजन ले लेता है टिश्यू हमारा, लेकिन उसके बदले में टिश्यू जो होता है ये CO2 दे देता है कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू में क्या दे देता है? CO2। और कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा CO2 हमारा बाहर चला जाता है, ठीक है, बाहर चला जाता है। ये टॉपिक ब्रीथिंग में पढ़ोगे कि CO2 कैसे बाहर जाता है, ऑक्सीजन कैसे हम अंदर इनहेल करते हैं, तो ये बात बता रहा हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या? न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन
हमारे टिश्यू में चले जाए। लेकिन भैया ये टिश्यू में क्यों कैसे चले जाए? क्योंकि इससे बीच में दीवार है इतनी मोटी सी, जो उस दीवार का नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन तो तोड़ती चली गई, तो मतलब कहीं ना कहीं ये डिफ्यूजन की है। डिफ्यूजन का मतलब हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। मतलब तुम ये जान लो, जब तुम सुबह 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 नहाते हो तो जो ऊपर की टंकी होती है जिसमें पानी पूरा भरा होता है, जब पानी ऑन करो तो ऊपर टंकी में पानी ज़्यादा होता है, तो वो हायर कंसंट्रेशन होता है। टोटी में पानी नहीं होता है, लेकिन जब ऑन करते हो तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती है। हायर कंसंट्रेशन मतलब टंकी हो रही, लोअर कंसंट्रेशन मतलब जब उसे ऑन करते हो तो उसमें पानी रहता नहीं। अब जब ऑन किए तो पानी बहना शुरू होता है, तो हायर टू लोअर की तरफ हर चीज मूव करता है। मतलब इसके पास कनेक्टिव टिश्यू के पास न्यूट्रिएंट O2 का मात्रा ज्यादा होता है, और ये चीज हमारे टिश्यू के पास पहुंचा देता है, और टिश्यू ये यूज करके CO2 तो कनेक्टिव टिश्यू तो दे देता है। समझ में आया? समझ में आया? ये सारी चीज डिफ्यूजन में होता है। तो ये बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू किसमें मदद करता है? डिफ्यूजन में मदद करता है। डिफ्यूजन में। अब देखो, अब ये बताओ, अपॉन रेस्ट का मतलब समझ में आया? सर अभी भी नहीं समझ में आया? अरे यार, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा एपिथेलियल टिश्यू बैठा हुआ है, इसलिए ईपी मतलब अपॉन, रेस्ट मतलब रेस्ट कर रहा है। किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट कर रहा है, जो कि ये एबैक्युलर होता है, जिसके पास ब्लड वेसल नहीं होता। उससे नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके पास ब्लड वेसल होता है, इसके पास भारी मात्रा में ब्लड वेसल होता है, जो कि इसे न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है बाय दी हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? हमेशा हर एक चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। उसी तरह एक कनेक्टिव टिश्यू के पास पोषण न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये टिश्यू के पास भेज देता है, और टिश्यू इसे यूज करते CO2 हमारे कनेक्टिव टिश्यू को भेज देता है, और ये बाहर चली जाती है। ठीक है, एपिथेलियल का मतलब इतना समझ में आ गया होगा। मुझे इतना तो भरोसा है अपने बच्चों पे कि भैया हर एक चीज समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, एक मिनट जाओ देख लें, चला ना? हाँ चला। अब देखो, ये डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा था। ठीक है, मैं क्या बताने वाला था इसके बाद? फ्री सरफेस सब कुछ हो जाए, ये फ्री सरफेस। और देखो इसके पास जो ये ऊपर है, जो टिश्यू है इसके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस है? इंटरसेलुलर स्पेस है? नहीं है, तो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस है। लिटिल मान लो ना के बराबर, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस है। IS का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एपिथेलियल टिश्यू तो क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में क्लासिफाई किया है एपिथेलियल टिश्यू तो। एपिथेलियल टिश्यू तो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ईटी लिख दे रहा हूं, एपिथेलियल टिश्यू तो दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। अरे यार अच्छा नहीं लगा, पूरा लिखना पड़ेगा। एपिथेलियल टिश्यू THE है ना। एपिथेलियल टिश्यू तो क्लासिफाई किया है दो पार्ट में। फर्स्ट होता है हमारा सिंपल टिश्यू, फर्स्ट होता है सिंपल टिश्यू, दूसरा होता है कंपाउंड टिश्यू। सर ये क्या नया बवाल आ गया? अब देखो, सिंपल टिश्यू समझने के लिए इट हैव सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू। एक मिनट, मैंने ये नहीं बताया, चलो हाँ चलो ये इसमें बताना है। ठीक है, चलो सिंपल टिश्यू। अब टिश्यू का अगर 8 लेयर हो तो उस टिश्यू तो बोलेंगे सिंपल टिश्यू। तो भैया ये जैसे कि एक टिश्यू है, ये 8 लेयर है, 1 लेयर है,
तो इस टिश्यू तो बोलेंगे सिंपल टिश्यू, मतलब इट कंसिस्ट सिंगल लेयर, इट कंसिस्ट सिंगल लेयर। अगर एक लेयर होगा तो दैट मीन ये सिंपल टिश्यू होगा। अगर वहीं पे मोर देन वन लेयर होगा तो ये हमारा कंपाउंड टिश्यू होगा। तो कंपाउंड टिश्यू का डिफिनेशन क्या होता है भैया, जब भी एक लेयर से ज़्यादा टिश्यू सेल होंगे, एक लेयर से ज़्यादा हमारे टिश्यू प्रेजेंट होंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड टिश्यू। मतलब मोर देन वन टिश्यू दैट इज नोन एज द कंपाउंड टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू तो क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। देखो थोड़ी तुम्हें टफनेस फील हो रही होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें आसानी से हर एक चीज़ समझाने का, ठीक है। अब देखो ये मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू तो क्लासिफाई किया गया है सिंपल टिश्यू तो क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। जनरली ये 3 पार्टों में बटा हुआ है, ठीक है, 3 पार्ट में। किस बेसिस पे 3 पार्ट में बटा हुआ है। सिंपल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन। ये क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, हाँ। फिर होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, फिर होता है सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। फिर उसके बाद सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अच्छा ये बात तो तुम्हें मालूम पड़ गया कि भैया सिंपल टिश्यू तो क्लासिफाई किया गया है सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबाइडल और सिंपल कोलुमनार। तो मतलब ये जरूर इसमें इन तीनों में 8 लेयर्ड होगा, मतलब 8 लेयर्ड टिश्यू की बात की जा रही है। इसमें 8 लेयर, इट कंसिस्ट सिंगल लेयर, मतलब जितने भी सिंपल आएंगे उसमें सब में सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू रहेगा। तो जाहिर सी बात है सिंपल लेयर ऑफ टिश्यू रहेगा। अब देखो सिंपल स्क्वैमस समझने के लिए, जैसे कि मान लो ये एक सिंपली एक टिश्यू होता है, ठीक है, सिंपली एक टिश्यू होता है, ठीक है, सिंपली एक टिश्यू हो गया। अब देखो ये जो होता है बेसिकली मैं तुम्हें ऐसे नहीं दिखाना चाहूँगा, मैं तुम्हें तो ऐसा फील करवाना, ठीक है। ये होता है एक टोटली होता है सेल, ठीक है, एक होता है पूरी टिश्यू, ठीक है। अब देखो ये जो टिश्यू होता है ये फ्लैट होता है, देखो ऊपर की जो सरफेस होती है फ्लैट होती है। तो भैया पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ये फ्लैट होता है। फ्लैट मतलब चपटा होता है और इसकी न्यूक्लियस जो होती है वो सेंटर्ड में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होती है, इसकी न्यूक्लियस जो होती है वो सेंटर्ड में होती है, ठीक है, सेंटर्ड में होती है। और ये न्यूक्लियस जो होता है फ्लैट होता है, ये न्यूक्लियस भी फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट होता है। अब उसके बाद इसके नीचे तो हर कोई जानता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगी,
फिर उसके बाद ब्लड वेसल होगा। ये हर तू जानता है। ये फ्लैट सेल्स होती हैं। अब दूसरी चीज़, न्यूक्लियस कैसा होता है? फ्लैट होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? फ्लैट होता है। कितने लेयर का होता है? भाई सिंपल है तो सिंगल लेयर का ही बना होगा। तो ये कैसे लेयर का होता है? सिंगल लेयर्ड होते हैं। अब सिंगल लेयर्ड होने के साथ साथ अब ये बताओ, ये न्यूक्लियस फ्लैट हो गया और लोकेटेड इन सेंटर, कहाँ लोकेटेड किया गया है? सेंटर्ड में, ठीक है, लोकेटेड इन सेंटर, सिंगल लेयर्ड होते, फ्लैट सेल। और इन्हीं सेल तो तभी देखने के हिसाब से, मतलब ये सेल तो जब देखा जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ अपेरेंस मतलब देखने के हिसाब से इस टिश्यू कैसे दिखता है? टाइल्स लाइट टाइल्स दिखता है। टाइल्स लाइट बाउंड्रीज इससे नजर आती हैं। मतलब जब इस टिश्यू को देखते हैं तो एक टाइल्स लाइट बाउंड्री नजर आती हैं। तो मतलब इसके अंदर इरेगुलर बाउंड्रीज प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब इस टिश्यू के अंदर इरेगुलर बाउंड्रीज